का देखा है ना, भारतीय राजनीति ना, इंडियन पॉलिटी। देखिए इससे पहले हमने देखा था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड संविधान का ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था जिसमें हमने विभिन्न अधिनियमों को देखा था ना। उसके बाद हमने फिर देखा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का निर्माण देखा था ना। ये तीसरा लेसन है, ये थर्ड यूनिट है, भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषता। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता, सबसे बड़ी बात क्या है, ये संविधान की विशेषता। देखिए सबसे पहला बात क्या, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। क्या, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब विश्व के कई देशों से उधार लिया गया। ठीक है, इसका बात एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसकी विशेषता क्या है। देखिए विभिन्न स्रोतों से विहित, ठीक, उसके बाद सबसे लंबा लिखित संविधान, फिर सरकार का संसदीय रूप, ठीक, उसके बाद फिर नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, उसके बाद एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, अगला क्या है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायपालिका सर्वोच्चता में समन्वय। ध्यान, उसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, ठीक, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं DPSP इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत में कोई भी धर्म के आधार पर भारत देशों का नामकरण नहीं हुआ, यहाँ पर सभी धर्म संभव है। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, अगला फिर है एकल नागरिकता। क्या, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां। ये सभी की सभी जो बातें हैं ये भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है, फीचर्स है किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, ये सारे के सारे एक एक पर बात करते हैं। पहली बात, आप सब जानते हैं, परिचय देखते हैं, आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान 1949 में बना। कब बना, 1949 में बना। कब, 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी, कब से बच्चा, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यहाँ से संविधान की बातें प्रावधान में आ गई। ठीक, लेकिन जब ये हुआ, ये बन गया, लेकिन जब इसको कार्यक्रम में लाया गया, संविधान का उपयोग किया जाने लगा, इसमें कई बार बदलाव किया गया, जिसको हम संशोधन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संशोधन के नाम से। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार को रखा गया था। किसका, भूमि सुधार को। देखिए संविधान में कुछ ऐसे संशोधन है जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से है, पहला बात हम देखते हैं बच्चा, 42वां, पहले 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां, ठीक, 42वां, 44वां, ठीक, 7वां, 42वां, 44वां, ठीक, उसके बाद 73वां, फिर 74वां, ठीक, 73वें, 74वें और 103, पहला 101 और 102। देखिए अभी तक 102, 103, अभी तक संविधान संशोधन 103 हो चुका ना, जिसमें EWS को रखा गया था। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर जो उच्च अनरिजर्व लोग आते थे उनके लिए संशोधन किया गया था। इन सभी संशोधनों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज तो यहाँ से देख रखे हैं आपने, एक था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इन सभी बदलावों के साथ भारत में संशोधन, आज भी भारत का संविधान में क्या संशोधन होते रहता है, और जीवंत भर जब तक ये अपना देश चलेगा और भारत राज्यों का संघ रहेगा, लिखित संविधान होने के कारण इसमें परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, समय और समय अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहती है। ठीक है, तो एक एक पर बात करते हैं। हमने परिचय को देख लिया कि इतना तक इसका हो चुका है ना।
विशेषता में आते हैं। सबसे पहला बात हम देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान बना केवल एक ही लोग बैठकर नहीं बना लिया, केवल एक ही देश के बारे में जानकारी करके नहीं लिया, बल्कि हमने विश्व के कई सारे देशों का, हमने विश्व के कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके अनुरूप देखा, उसको पढ़ा समझा। पढ़ने समझने के बाद हमने उस बात को भारतीय व्यवस्था के साथ तुलना किया। किसके साथ? भारतीय व्यवस्था के साथ। भारतीय व्यवस्था के साथ तुलना करने के क्रम में जो बातें हमें उचित लगा, जो बातें हमें उचित लगा उसको अपने संविधान में शामिल किया। कहाँ किया? अपने संविधान में शामिल किया। जैसे कि देखिए मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में था, हमने उसके संविधान से लिया, अपने संविधान में डाला। ठीक, इसको भारत के संविधान का दर्शन कहा जाता है। दो चीजें भारत के संविधान का दर्शन, एक तो मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का दर्शन किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जिसको कहते हो आप लोग। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से उठाया है बच्चा? अमेरिकी संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? हमने आयरलैंड के संविधान से। इसी प्रकार संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रिया के संविधान से लिए। राजनीतिक रूप में अगर देखते हैं सरकार की संघीय स्वरूप, सरकार की किसकी? सरकार की संघीय स्वरूप हमने किससे? ब्रिटेन से उठाया है, कनाडा के संविधान से लिया, जर्मनी के संविधान से लिया। ठीक, बहुत सारे लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान को छानने बीनने के बाद हमने भारतीय संविधान को बनाया। कुछ नियम, कुछ अधिनियमों से, विशेष तौर पर 1935 के अधिनियम को, किसका? 1935 के अधिनियम की बातों को हमने अपने संविधान में शामिल किया। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि 1935 के अधिनियम में क्या था? संघीय व्यवस्था। क्या था? संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, अखिल भारतीय सेवा, ये सभी बातें किसमें थी? संघीय व्यवस्था में। किसमें? संघीय व्यवस्था किसमें थी? 1935 के अधिनियम में। इन सभी चीजों को अपने संविधान में, इसीलिए इस संविधान को, अपने संविधान को कभी आलोचक उधार का संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उधार का संविधान भी कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर संविधान की आलोचना में मैंने लिखा ना एक चीज, उधार का संविधान, जैसे पारसी वाला वगैरह जो भी थे, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए भारतीय संविधान, दूसरी विशेषता क्या है? भारत का जो संविधान है विश्व की सबसे बड़ी संविधान। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी संविधान है और यह लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। भारत के संविधान पूरी की पूरी एक मोटी दस्तावेज है। ठीक, और इससे पहले देखिए सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़े थे या पढ़ेंगे तो फिर उसमें दिखाया गया था ना कि भैया सबसे पहले लिखित संविधान किसका? अमेरिका का। ब्रिटेन की जो संविधान है वो लिखित नहीं है। ठीक, लेकिन अपना संविधान क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अपना संविधान कब बना था? 1949 को। जब ये अपना संविधान बना था 1949 को, इसमें 395, कितना बच्चा? 395 अनुच्छेद थे। क्या था? अनुच्छेद। ठीक, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। क्या था? 8 अनुसूचियां थी। ठीक, लेकिन 2016 तक जब संविधान संशोधन को सबमिट करके रखा गया, उसमें बताया गया वास्तव में भाग तो 22 ही है, वास्तव में भाग 22 ही है, लेकिन गिनती करने पर 25 भाग हो जाते। कितने भाग? 25 भाग। ये कैसे होते हैं? जैसे 22 को कर देंगे, 22 को कर देंगे, 20 को कर देंगे ना, 9 को कर देंगे, 9 गो कर देंगे। इस तरह से अगर टोटल हम गिनते हैं तो 25 भाग होता है, लेकिन वास्तव में क्या है? 22 ही है। वास्तव में क्या है? 22 ही है, लेकिन खो खो घो करके गिनते हैं तो हमारा कितना पूछ जाता है? 25।
ठीक, और कितनी अनुसूचियां हैं अभी, और इसमें बढ़ाकर अनुसूचियों को बढ़ाकर संविधान संशोधन के माध्यम से 12 कर दिया गया। क्या कितना कर दिया गया? 12 अनुसूचियां, कितना हो गया? 12। और अनुच्छेद जो 465 था, सॉरी 395 था, वो बढ़कर 465 से अधिक हो गई। और कालांतर में भविष्य में अनुच्छेद की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भारत का संविधान क्या है? लिखित है और जीवंत संविधान है। ठीक, समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जाते जा रहा, तो उसकी युक्तियां जुड़ते जाएगी। अनुच्छेद किसको कहते हैं? जैसे मान लो एक लाइन में एक नंबर आप देते हो, इस नंबर में जो क्रम लिखते हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ऐसे ही करके टोटल 465 हो गया बेटा। ठीक, उससे प्लस है, क्या है? प्लस है। ठीक, अब आते हैं सरकार का संसदीय रूप। देखिए भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय। कैसा है? संसदीय। हम संसद का चुनाव करते हैं, तब जाकर हमारी सरकार बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय सरकार को बेस्ट मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस्ट मिनिस्टर की सरकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेस्ट मिनिस्टर की सरकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार की जो मंत्री होते हैं या सरकार जिनकी होती है, वो विधायिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जैसे संसद में आप लोग कभी हंगामा सुनते होंगे, उसमें सरकार से विपक्षी पार्टी क्या करती है? सरकार से जवाब मांगती है, सरकार से जवाब मांगती है, सरकार उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं? बेस्ट मिनिस्टर की सरकार। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, देखिए अगला क्या है बच्चा? नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। पहली बात आप लोग कौन बच्चा? अनम्यता का समन्वय, सॉरी ये तो हो गया एक सरकार। नम्यता एवं अनम्यता, पहले इस बात को समझते। नम्यता और अनम्यता, इसको लचीला और अलचीला भी कहते हैं। क्या? लचीला और कठोर भी कहते हैं। ठीक है, नम्यता को क्या कहते हैं? लचीला, और अनम्यता को कठोर भी कहते हैं। भारतीय संविधान नम्य एवं अनम्य का समन्वय, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। इस संदर्भ को समझते हैं। जब संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया आसान हो, संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, तब उसको क्या कहते हैं? नम्य या लचीला संविधान। क्या? नम्य या लचीला संविधान। जब संशोधन की प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो, आसानी से कोई चीज बदल नहीं सकता है, तब ऐसी स्थिति में संविधान क्या होती है? कठोर। संशोधन क्या होता है? कठोर। तब उसको कहते हैं अनम्य। क्या? अनम्य। देखिए अमेरिकी संविधान में जो लिखा गया है उसको बदलना, उसमें संशोधन करना आसान नहीं है, इसीलिए अमेरिकी संविधान क्या है? कठोर है। अमेरिकी संविधान क्या है? कठोर है। वहीं जब हम ब्रिटेन की संविधान को देखते हैं, तो ब्रिटेन की संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है, संशोधन की प्रक्रिया आसानी से हो जाता, तब ऐसी स्थिति में संशोधन आसानी से हो जाता, तब ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन को क्या कहते? संविधान को क्या कहते हैं? नम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नम्य कहते हैं। तो ये चीजें भारतीय संविधान में जब देखते हैं बेटा, भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य का क्या कहता? मिला जुला रूप। क्या कहता? भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का मिश्रण है। इसके दो संदर्भ में समझते हैं। नम्य ये कब होता है और अनम्य कब होता है? देखिए जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद में उपस्थित सदस्य, कहाँ? संसद में उपस्थित सदस्य, क्या मैं कह रहा हूं? संसद में उपस्थित सदस्यों के द्वारा संशोधन पर बहुमत प्राप्त हो जाता। क्या हो जाता? बहुमत प्राप्त हो जाता। मतलब मान लो कि 10 लोग, इस छोटे संदर्भ में समझाने के लिए बोले, 10 लोग उपस्थित है आज के डेट में संसद भवन में, ठीक, और कोई संशोधन करना, तो यहाँ पर 6 लोग वोट दे दिए कि संशोधन होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में संशोधन जो होती है वो क्या कहता है? नम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नम्य या लचीला। तो बहुमत प्राप्त हो जाए
तो प्रक्रिया क्या कहलाता है, लचीला हो जाता है, मतलब आसानी से आप परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है 50% से अधिक हो जाए। ठीक है, लेकिन जब ये संविधान संशोधन कठोर कब होता है, जब संशोधन की प्रक्रिया में विशेष बहुमत की, किसकी, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है संसद में उपस्थित कितना सदस्य, 552 और 726 हो, और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, जितने भी 28 राज्य उनके सदस्य भी जब सहमति जता देती तब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। और उसमें विशेष बहुमत में जब मत आधे से अधिक 50% से अधिक पड़ जाती है तब संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में संविधान का संशोधन कठोर होता है, अनम्य होता है, जटिल प्रक्रिया है ना, पूरे देश से अनुमति लेना पड़ेगा उसको, तब जाके परिवर्तन होगा। मतलब पूरे देश के विधायक जाकर के उसमें वोटिंग करेगा, तो थोड़ा कठोर प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है, अनम्य हो जाता है, मतलब जटिल हो जाता है। ठीक, जब जटिल होता है तो भारत के संविधान में परिवर्तन दोनों तरह से होता है। जैसे भी मान लो किसी राज्य का सीमा किसी पड़ोसी देश को देना, इसके लिए पूरे देश से सरकार को अनुमति लेनी होगी, तब जा करके ना ऐसी स्थिति में जटिल हो जाएगा ना। अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो संबंधित राज्य से पूछ लेगा, तो वो काम आसान हो जाएगा, और उपस्थित लोगों से तो वहां पर क्या है, आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखिए ये बात तो क्लियर हो गया बेटा, नम और अनम। ठीक, तो भारत का संविधान और कहा गया है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा, अनुच्छेद 368 में संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन किया कर सकता। तो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। और एक शर्त रखा गया कि संविधान संशोधन के तहत संविधान की मूल ढांचा पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्लियर है चीजें यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया, भारत को राज्यों का संघ। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया, भारत के राज्यों का संघ। ठीक, जबकि हम लोग यहाँ संघीय पढ़ रहे हैं ना, संघीय व्यवस्था, संघीय शब्द का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया। ठीक, लेकिन जब हम देखते हैं संविधान की प्रकृति और शक्ति, तो इसमें केंद्र की शक्ति को मजबूत दिखाया गया। मतलब दिल्ली सरकार की शक्ति, दिल्ली सरकार से आप लोग दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं समझना। दिल्ली सरकार का मतलब हुआ केंद्र सरकार, दैट मीन्स प्रधानमंत्री सरकार ना। देखिए एक बात तो संविधान एक है और पूरे देश पर लागू हो रहा, और इसमें किसकी बात को मान्यता मिलती है, सेंटर की बात को, केंद्र की बात को। अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है, न्यायपालिका अपना स्वतंत्र है, संघीय व्यवस्था है। तो सबसे पहले कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट है। ठीक है, इन सिविल कोर्ट है। और देखिए कहीं पर कोई बात होता तो किसकी सबसे पहले बात, केंद्र की बात को रखा जाता है ना। इसीलिए इसमें कहा गया कि ये एकात्मक की ओर झुकाव, किसके ओर, सेंटर की ओर। सेंटर की पकड़ ज्यादा है भारतीय संविधान में, किसकी पकड़ है, केंद्र सरकार की पकड़ ज्यादा। इसीलिए इसको क्या कहा, एकात्मक की ओर झुकाव है तो संघीय व्यवस्था, लेकिन झुकाव किसका है, सेंटर की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए भारतीय संविधान में इसमें
भारतीय संविधान में संसद को विशेष प्रावधान दिया गया। संसद कुछ भी कर सकता है अपने यहाँ, ठीक, लेकिन उनके साथ में इस पर संसद पर अंकुश लगाती है हमारा कौन, न्यायपालिका। संसद अगर कोई बात, कोई नियम निकालता है, कोई विधि निकालता है, उस पर जांच करती है सर्वोच्च न्यायालय कि ये विधि सही होगा कि नहीं होगा भारतीय लोगों के लिए। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में, संसद भवन में, सिनेमा हॉल में, क्या बेटा, सिनेमा हॉल में निकाला गया था कि जितने भी सिनेमा हॉल में है उसमें क्या उसमें क्या होना चाहिए, जनगण मन होना चाहिए, जनगण मन होना चाहिए। ये बात ठीक है, अच्छी बात है, जनगण मन श्रद्धा की बात है ना बच्चा, जनगण मन होना चाहिए। लेकिन इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने जब चेक किया तो उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी सरकार ने गुहार लगाया कि हम इसको एक पायलट प्रोग्राम के रूप में थोड़ा दिन चला के देखते हैं, अगर इसमें सफल हो जाएंगे तो इस व्यवस्था को लागू रहने देंगे। देखिए, जनगण मन शुरुआत तो हुआ सिनेमा हॉलों में, इसके चक्कर में कितना झगड़ा हुआ ना। जब जाता था सिनेमा हॉल में, देखिए तो लोग जाता है सिनेमा हॉल में बैठने के लिए, शांति वगैरह जो भी अपना मस्ती करने के लिए, ठीक। अब ऐसी परिस्थिति में जनगण मन शुरू हो गया अब, और कोई लोग खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, तो ऐसे में क्या करता था, लोग झगड़ा कर लेते थे कि तुमने राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं किया। ये भैया ठीक है, अगर वो व्यक्ति बैठा है, खड़ा नहीं हो पाया, हो सकता है लंगड़ा होगा, उसके कारण से नहीं, किसी पीड़ा से कह रहा होगा, उसके कारण वो बैठा, ठीक है, वो नहीं खड़ा, तुमने भी तो सम्मान नहीं किया है। वो बैठा है, जनगण मन हो रहा है, उसके सामने उसी समय में पीटना शुरू कर दिए हो। तुम अगर कद्र करते तो तुम उस समय शांत रहते, चुपचाप, पूरा 57 मिनट 53 मिनट ऐसे सेकंड ऐसे ही रहते, नहीं हिलते, तब ना मानते। तो ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। कहीं पर अगर संसद आगे हो जाता तो कहीं पर न्याय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, क्लियर चीज है।